गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो उसी के ही लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन एंड ज़ीनर डायोड। ठीक है, हम रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा जो लास्ट स्टेप था कि जब भी किसी भी सर्किट में हम वोल्टेज रेगुलेशन के बिना जो आउटपुट है उसको हम अच्छी तरह प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसी के लिए ही हम यहां पर शुरू कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है और ज़ीनर डायोड जो है उसके द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ लें कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। एक्चुअली जब हम किसी भी रेक्टिफायर के द्वारा आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, तो हमने उसके बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुका है कि वो रिपेल मिलता है। रिपेल को कम करने के लिए हमने फिल्टर्स लगाए, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आउटपुट हमें डायरेक्ट मिल रहा है वो कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल लोड करंट और इनपुट अल्टरनेटिव वोल्टेज पर। यानी कि जो हम जो लोड ले रहे हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रही है और जो इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी जो हम लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इनमें कुछ भी हम चेंज करते हैं, ठीक है, इनपुट में चेंज किया या लोड करंट में चेंज किया, तो इसके कारण क्या होता है कि पूरा का पूरा हमारा जो आउटपुट है वो ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि हमें यह ज्ञात करना कि ये आउटपुट में जो डायरेक्ट वोल्टेज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। ठीक है ना, किस तरीके से हो रहे हैं। तो जो ये आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम इरेगुलेशन भी कहते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया कि एक तरीके से हम उन चेंजेस को ही ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हमेशा ही परसेंटेज में निकाला जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली क्या है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज। ठीक है, कि आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज में कितना परसेंट चेंज हो रहा है जबकि हम एक्सटर्नल जो सर्किट है उसमें लोड रेजिस्टेंस को हटा दें। यानी कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने का मतलब क्या हुआ कि लोड रेजिस्टेंस हो गया इंफिनिटी और लोड करंट बिकम्स जीरो। ठीक है, अगर कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगी वहां पर। तो परसेंटेज चेंज हम निकाल रहे हैं इस तरीके से। यदि मान लीजिए एब्सेंस में हमारे पास डायरेक्ट जो वोल्टेज है, आउटपुट की वोल्टेज हमें मिल रही है VNL। अब NL मीन्स मतलब की है नो लोड, और जबकि हम इस पर कोई लोड लगा रहे हैं उस प्रेजेंस में है मान लीजिए कि VFL फुल लोड। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो परसेंटेज में हम निकालते हैं उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं कि VNL माइनस VFL अपॉन VFL मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जबकि कोई लोड नहीं है माइनस फुल लोड वाली कंडीशन डिवाइडेड बाय फुल लोड वाली कंडीशन। ठीक है, तो एक तरीके से हमें ये वोल्टेज रेगुलेशन निकालने हैं जो कि लोड करंट पे और इनपुट अल्टरनेटिव वोल्टेज पे जो डिपेंडेंसी है उसकी आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज की, उसी को ही हम वोल्टेज रेगुलेशन के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए हम कोई ऐसा सर्किट बनाएं या ऐसा कोई मेथड हम यूज करें जिससे कि इस आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज को हम कांस्टेंट कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है, तो उन मेथड्स को हम कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेशन। और ऐसी डिवाइसेस जो इस काम के लिए हम यूज करते हैं उनको हम वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है वो इतना कॉमन वर्ड है कि हर किसी के घर में हम यूज करते हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखिए एसी यूज करना है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर आप यूज करोगे। मोटर वगैरह हम यूज करते हैं, पानी की जो मोटर्स होती हैं, सबमर्सिबल्स होती हैं, वहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। कई बार टीवी के लिए भी वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं। तो वो क्यों किए जाते हैं कि हमारे जो ये फ्लक्चुएशंस होते हैं उसके कारण हमारी डिवाइसेस डैमेज ना हो जाए।
जैसे एसी है, तो एसी में अगर आपने वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं लगाया और अगर मान लीजिए आपकी जो एक्सटर्नल जो लाइट आपकी आ रही है, अगर उस वोल्टेज में कहीं भी फ्लक्चुएशंस हो गए, तो आपके एसी जो है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उधर वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं, जिससे कि अगर वहां एक्स्ट्रा जो बाहर से हमारे पास जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि इनपुट जो वोल्टेज है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, तो अभी हमारे जो डिवाइसेस में जाने वाली जो वोल्टेज है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको स्टेबलाइज करके रखे और हमारी जो डिवाइसेस है वो खराब ना हो। तो इसके लिए हम वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीनर डायोड की। ठीक है, जीनर डायोड, डायोड के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, अब हमने एक नया वर्ड जोड़ दिया, जीनर। एक्चुअली क्या है, कोई नए तरीके का कोई डायोड नहीं है। एक्चुअली जो डायोड्स जिनको हम किसी स्पेसिफिक जिस काम के लिए, यानी हमें जैसे वोल्टेज रेगुलेशन हमें पढ़ना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अगर हम डिवाइड डायोड को यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीनर डायोड। ओके, तो अब इसमें हम करते क्या है कि डायोड की जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पूरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा था, तो वहां पर हमने ये देखा था कि जब हम फॉरवर्ड बायस में किसी भी डायोड को यूज करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम रिवर्स बायस में उसको यूज करते हैं, तो एक बिल्कुल एक एप्रोप्रिएट जो वोल्टेज है उसके बाद अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एकदम जो करंट है बहुत ज्यादा एकदम बढ़ने लग जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारी जो डायोड की प्रॉपर्टी है, डायोड की जो ये प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी भी डायोड को वोल्टेज अप्लाई करके रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा आगे लिमिट तक बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट पर सर्किट में करंट है वो इंक्रीज होने लग जाती है एब्रुप्टली, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। और इस प्रॉपर्टी को, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी डायोड की, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, यानी ये जो हमारे ग्राफ में दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम, ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, और जितने भी हमारे पास जो डायोड्स है जो एक्चुअली सिलिकॉन के ही बनते हैं, तो सिलिकॉन डायोड जो कि हम स्पेसिफिक इस रीजन में ऑपरेट करने के लिए उनको बनाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम उनको यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जीनर डायोड। ठीक है, तो अलग से कोई डायोड नहीं है, बस जीनर डायोड हमने किनको नाम दिया है, जो कि स्पेसिफिक ब्रेकडाउन रीजन में यूज करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करने के लिए जिन डायोड्स को बनाया जाता है उनको हम जीनर डायोड कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वर्किंग ऑफ जीनर डायोड, तो यहां देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, डायोड को जब हम रिवर्स बायस में लगा रहे हैं तो उसमें इतनी ज्यादा करंट क्यों फ्लो हो रही है। तो इसके लिए दो तरीके के फिनोमिना दिए गए हैं, एक है टनल इफेक्ट और दूसरा है एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं टनल इफेक्ट। अब देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने दो डायग्राम दिखाए, एक तो है जीरो बायस स्टेट, सेकेंड है हाई रिवर्स बायस स्टेट। अब जीरो बायस स्टेट में क्या होता है कि हमने अब ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, इसलिए बार बार हम इनके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे। तो जीरो बायस जो स्टेट है उसमें क्या फर्मी लेवल जो है वो इस तरीके से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, यहां पर पी रीजन है, ठीक है, और यहाँ पर एन है, तो उनके बीच में इस तरीके से हमारे पास फर्मी लेवल हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये हमें पता है, हमने पढ़ रखा है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, तो ये क्या होता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, फर्मी लेवल की। तो अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में भी क्या होगा कि इनमें जब रिवर्स बायस लगाया जाता है, तो देखिए आपकी जो फर्मी एनर्जी लेवल वो इस तरीके से एग्जैक्टली बीच में चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए जब हम बहुत ज्यादा इसमें वोल्टेज यूज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूज कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा रिवर्स बायस में लगाने के लिए, तो क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता चला जाता है, दोनों के जो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर कंडक्शन बैंड है एन का, यहाँ पर है पी का, तो देखिए इन दोनों के कंडक्शन बैंड्स में बहुत ज्यादा अंतर डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, इसी तरीके से बैलेंस में बढ़ता चला जाता है। तो देखिए एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारे पास जो बैलेंस बैंड है पी रीजन का,
वो इससे ऊपर हो जाता है कंडक्शन बैंड से, एन रीजन का जो कंडक्शन बैंड है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां से सीधे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर जो होगी उस समय इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम द बैलेंस बैंड ऑफ द पी रीजन टू द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन रीजन। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो जाता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें ये टनल इफेक्ट जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमने ये एक्सप्लेन किया कि भाई जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, तो ब्रेकडाउन में जो इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है उसका क्या रीजन हो सकता है। तो ये टनलिंग इफेक्ट जो है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई डायरेक्ट जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, पी रीजन से एन रीजन के। ठीक है, और इस तरीके से तो ये आप डेफिनेशन याद कर लें। फिर उसके बाद है कि जीनर इफेक्ट। अब इस तरीके से कि ब्रेकडाउन जो हमारे पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि टनल इफेक्ट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, और इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं फिनोमिना को जीनर इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ ब्रेकडाउन इन अ पीएन जंक्शन डायोड बाय द टनलिंग इफेक्ट, टनल इफेक्ट इज कॉल्ड द जीनर इफेक्ट। अब सेकंड हमारे पास फिनोमिना आता है एवलांशिक ब्रेकडाउन। एवलांशिक ब्रेकडाउन क्या होता है कि अब इसके लिए हमें कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जैसे जैसे जो डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, रिवर्स बायस में लगाने पे उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वोल्टेज जो है वो इतनी बढ़ जाए, तो वो इतनी हम बढ़ा दें कि जो वहां पर जो स्लीगन वगैरह उनमें जो कोवेलेंट बैंड्स हैं पीएन में, उनको वो ब्रेक करना शुरू कर दें। ठीक है, और ब्रेक करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से यदि मान लीजिए कि हम वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटना शुरू हो जाए, ठीक है, अ चेन रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स इन डिप्लीशन लेयर अगर वो स्टार्ट हो जाती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपके पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा संख्या में बनेंगे, और उसके कारण क्या होगा कि करंट फ्लो होगी। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी रिवर्स बायस में प्रोसेस हो रही है, तो जो रिवर्स करंट है वो क्या हो जाएगी कि रैपिडली इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवलांशिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब जेनर डायोड की हम दूसरी अगर परिभाषा देना चाहें तो वो ये होगी कि जो डायोड्स जिनमें की ब्रेकडाउन हो रहा है बाय टनलिंग इफेक्ट या फिर एवलांशिक प्रोसेस के द्वारा, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए हैं, दीज आर कॉल्ड दी जेनर डायोड। ठीक है, जिसके लिए ब्रेकडाउन जो है वो डेफिनेट रिवर्स बायस वोल्टेज फिक्स होता है, यानी कि किसी भी डायोड को अगर आप काम में लेंगे तो उसके लिए वीजेड की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यदि हम लिमिटेड उसमें कर रहे हैं तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अब एक वर्ड आता है पावर रेटिंग, कि पावर रेटिंग क्या है कि हर जब भी हम किसी जेनर डायोड को काम में लेते हैं तो उसकी जो पावर रेटिंग है उसको हमें नॉलेज में रखना जरूरी होता है, जो कि होती है 0.25 वॉट से 50 वॉट के बीच में। ठीक है, अब ये हम क्यों ले रहे हैं कि यदि हम किसी जेनर डायोड को काम में ले रहे हैं तो हमें हमेशा ही उसकी जो पावर है, ठीक है ना, जिस भी पावर पर हम उसे यूज कर रहे हैं वो हमेशा ही उसकी पावर रेटिंग लेवल से कम होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। जब ब्रेकडाउन रीजन उसमें आएगा तो उसमें क्या होगा, अगर हमने उसको उसकी पावर रेटिंग लिमिट से ऊपर ले गए तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना, इफ द जेनर डायोड is operated at a power level below the power rating, then it can be used without any damage in the breakdown region। ठीक है, अगर आप नीचे उसको अपने पावर रेटिंग से नीचे वाले लेवल पर यूज करेंगे तो वो डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको पावर रेटिंग उसकी हाई पावर रेटिंग लेवल से हाई पावर लेवल पर उसको यूज किया तो वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि जेनर डायोड की मदद से वोल्टेज रेगुलेशन किस तरीके से हम करते हैं, यानी वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
तो इसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे सिंपली देख रहे हैं जिसमें कि हमने जीनर डायोड को एक्सटर्नल लोड के पैरेलल में लगा लिया है। ठीक है, यहां पर हमें इरेगुलेटेड वोल्टेज मिल रहा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो आर से करंट फ्लो होकर के इस तरीके से डी में और आर में आएगी। ठीक है ना, तो ये देखिए कि जब हम आउटपुट वोल्टेज को हमें VZ लेना है, ऑब्वियस है कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इस पर अगर हमारे पास VZ होगा तो ऑब्वियस है RL पर जो एक्सटर्नल है वो भी हमें रेगुलेटेड वोल्टेज के रूप में VZ ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखिए कि यहां पर देखते हैं कि VZ की वैल्यू क्या होगी। VZ की वैल्यू होगी कि ये VI इनपुट जो हमें मिल रहा है, साथ में ही माइनस में RI जो इस रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल लॉस होंगे उसके डिफरेंस के बराबर यहां पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है I, वो किस तरीके से हो रही है कि IZ इज इक्वल टू I माइनस IL। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने क्या किया लिया, पूरे के पूरे आपके सर्किट को समझा दिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जो जेनर डायोड है जिसको कि हमने पैरेलल में जोड़ा है टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये क्या करेगा कि जो दो फैक्टर जिनकी वजह से हमने कहा था कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो वेरी करने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है, उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, जिससे कि एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। किस तरीके से कि देखिए हम पहले बात करते हैं ये जो इक्वेशन इसको हम यूज करते हुए, अब देखिए यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि VI में अगर चेंज हो जाता है तो अभी VZ चेंज होगा, I में चेंज होता है तो अभी VZ चेंज होगा। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जब हम VI में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो क्या होगा कि इस तरीके से इस जेनर डायोड के द्वारा इस तरीके से बैलेंस किया जाएगा इस वाली इक्वेशन से कि जो इसमें जितना चेंज हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट इस तरीके से I में चेंजेस होंगे जिससे कि VZ कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी कंडीशन हमारे पास आती है तो उसमें जो एक्सटर्नल वोल्टेज है यानी जीनर वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ डेफिनेट रेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, और जब तक हम इस रेंज में इसको यूज कर रहे हैं तब तक ये वोल्टेज रेगुलेशन करेगा, लेकिन अगर हमने इसको इस डेफिनेट रेंज से बाहर यूज किया तो वो क्या करेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन का काम नहीं करेगा। समझ में आ गया कि जेनर डायोड किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन कर रहा है कि जो हमारे पास चेंजेस होते हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे वो डायोड में ही की ही करंट में उसी की वोल्टेज में चेंजेस होंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो एक्सटर्नल जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रख सके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब ये वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम जेनर डायोड को यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती हैं कि जेनर डायोड की जो एफिशिएंसी है वो हायर लोड करंट्स के लिए कम होती है। ठीक है, हायर लोड करंट के लिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यदि हम उसको जैसे हायर वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं, हायर करंट पे यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसके इंटरनली उसमें रेजिस्टेंस में वेरिएशन आने लग जाते हैं और जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन होने लग जाएंगे। तो इस को यूज करने के लिए यानी कि जेनर डायोड को अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में यूज करना है तो हम किस पे कर सकते हैं, लो आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में ही हम इसे यूज कर सकते हैं, हाई आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को खत्म करने के लिए यानी कि अगर हमें हाई आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हमें चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको दो जेनर डायोड्स को यूज करें। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल में। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला है हमारे पास D1 जो है उसको हम इस तरीके से चूज करते हैं कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज हो, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये जो लार्ज वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है तो ऑब्वियस इसका जो हमारे पास आउटपुट मिलेगा वो उसके इनपुट के लिए काम करेगा। ठीक है, इसका आउटपुट
D2 के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है, और जिससे कि हमें जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो और भी ज्यादा रेगुलेटेड मिलेगा, सो दैट इन द रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेगुलेशन इज बेटर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में था। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वोल्टेज मल्टीप्लायर के लिए है, और इसी के साथ आपकी यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी जो कि आपको जल्द से जल्द सबमिट भी करवाना है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आप पूछ सकते हैं या अपने ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।